समस्यावश पीड़ा होता है। जागृति के लिए किए गए व्यवहार को पुरुषार्थ, निर्वाह के लिए किए गए प्रयास को कर्तव्य तथा भोग भोग के लिए किए गए व्यवहार को विवशता के नाम से जाना गया है। कर्तव्य एवं आवश्यकता का भाव मानव में है। कर्तव्य यानी संबंधों की पहचान सहित निर्वाह क्रिया जिससे निष्ठा का बोध होता है। दायित्व संबंधों की पहचान सहित मूल्यों का निर्वाह सहित मूल्यांकन क्रिया जिससे तृप्ति का बोध होता है। कर्तव्य की पूर्ति है, भोग रूपी आवश्यकता की पूर्ति नहीं है। कर्तव्य की पूर्ति इसलिए संभव है कि वह निश्चित व सीमित है। यहां तक रखें भैया। जी ठीक है, इसके बाद एक पेज और बचेगा, अगले चैप्टर पे चले जाएंगे। तो अभी तो मुझे लगता है कि भाषा से सभी परिचित हो गए दर्शन की, और शब्दों से भी काफी एक सामंजस्य बैठ गया है। तो अब तो पढ़ने सुनने में अच्छा लगता होगा। तो इसमें इसमें जो दूसरे पेज पे 3 जो निर्वाह, सामाजिकता और ये भोग इच्छा भोग, ये 3 चीजों को काफी बढ़िया से रखा गया है। जो खासकर जो आप पढ़े हैं उसके ऊपर चौथा जो वो है कि मानव की परस्परता में जो संपर्क एवं संबंध है वह निर्वाह के लिए, विकास के लिए तथा भोग के लिए है। तो जागृति के लिए जो संपर्क संबंध का प्रयास है वो सामाजिकता के लिए है, क्योंकि सामाजिकता ही मानवीय परंपरा है। मानवीय परंपरा में ही जागृति है, जागृति की परंपरा है। तो इसलिए ऐसा कहा गया है। निर्वाह के लिए जो संपर्क एवं संबंध का प्रयास है वह कर्तव्य पालन करते हुए वर्तमान को संतुलित रखने के लिए है। मतलब निर्वाह हो रहा है केवल। और भोग इच्छा से जो संपर्क एवं संबंध का प्रयास है वो मात्र इंद्रिय लिप्सा व शोषण के कारण है, जिसके असंतुलन और समस्यावश पीड़ा होती है। इसी को नीचे जो है फिर रखे हैं कि जागृति के लिए किए गए व्यवहार को पुरुषार्थ, निर्वाह के लिए किए गए प्रयास को कर्तव्य तथा भोग के लिए किए गए प्रयास को विवशता के नाम से जाना गया है। जी, बाकी इधर जो चीजें रखी गई हैं, तो क्रांति और प्रतिक्रांति, क्रांति के विपरीत जो है वो प्रतिक्रांति है। तो श्रेष्ठता की ओर क्रांति होती है और निष्ठता की ओर प्रतिक्रांति होती है। तो कर्तव्य की ओर अग्रेसिव जो संवेग है उसी को जो है वो प्रतिक्रांति बोला गया है। उसको क्रांति बोला गया है, और जो शारीरिक चेष्टा है उसको प्रतिक्रांति बोला गया। कर्तव्य के लिए यहाँ पे परिभाषा है कि संबंधों की पहचान सहित निर्वाह क्रिया जिससे निष्ठा का बोध होता है। निष्ठा एक्चुअली स्नेह का शिष्ट मूल्य है। तो स्नेह का मतलब ये है कि जब हम लक्ष्य के में समरूप पाते हैं अपने को, लक्ष्य समरूपता के आधार पर हम संबंध को स्वीकारते हैं। लक्ष्य के अर्थ में ही हम हैं और लक्ष्य की समरूपता है, इसलिए हम साथ साथ चल सकते हैं, ऐसा स्वीकारते हैं तो स्नेह होता है, स्नेह का भाव होता है, और वो फिर उसमें निष्ठा बनी रहती है। निष्ठा किस चीज में बनी रहती है? तो ऐसा जीते हुए स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार में निष्ठा बनी रहती है। तो वो कर्तव्य है। तो संबंधों का पहचान सहित निर्वाह कर रहे हो, निष्ठा उसमें बनी ही हुई है। और दायित्व जो है वो संबंधों की पहचान सहित मूल्यों का निर्वाह सहित मूल्यांकन क्रिया। यानी संबंधों का पहचान तो केवल निर्वाह हुआ और निष्ठा बनी हुई है, वो कर्तव्य है। लेकिन संबंधों का पहचान सहित मूल्यों का निर्वाह और साथ साथ मूल्यांकन भी चलता रहता है। निर्वाह हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो उससे तृप्ति का बोध हुआ है, हुआ तो तृप्ति का बोध होता है। तो इसको दायित्व बोल रहे हैं। बाकी यहाँ पर न्याय धर्म सत्य की दृष्टि जो है से तुलना होता है, तो तो वो संतुलित तुलन है। अगर प्रिय हित लाभ की दृष्टि से है तो असंतुलित तो असंतुलित वृत्ति है, क्योंकि वो तिलन ही जो है वो प्रिय हित लाभ के आधार पर है। ऐसे ही न्याय धर्म सत्य दृष्टिकोण से जो चित्रण हो रहा है वो यथार्थ चित्रण है, और जो प्रिय हित लाभ के दृष्टि से हो रहा है वो अयथार्थ चित्रण है।
इसमें एक आया है आत्मबोध रहित बुद्धि की अहंकार संज्ञा है। तो आत्मबोध रहित का मतलब ये होता है कि आत्मा का, जैसे बुद्धि का आत्ममुख हो जाना। भ्रमित एक जगह और आया है, भ्रमित बुद्धि ही अहंकार है, पीछे आया आया था। तो भ्रमित बुद्धि वहां पे चर्चा हुई थी। भ्रमित बुद्धि का मतलब, बुद्धि तो बहुत ही हायर लेवल की फैकल्टी है, तो भ्रमित कैसे होगी? बुद्धि भ्रमित होती ही नहीं है। तो उस अर्थ में नहीं कहा गया। यहाँ भ्रमित का मतलब घूमी हुई, मतलब आत्मा को देख ही नहीं पा रही है। तो आत्मा को देख नहीं पा रही है, आत्मा आत्ममुख हो जाती है, तो फिर वो बुद्धि अपने पूरी जो शक्ति है ना, वो पूरी शक्ति से हो जाती है, पूरी शक्तिमय हो जाती है, और वही अनुभव की स्थिति हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि अगर आत्मबोध रहित बुद्धि है, अर्थात भ्रमित बुद्धि है, तो फिर अहंकार होता है। अहंकार का मतलब यह है कि जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा हम मान रहे हैं, क्योंकि स्वीकृति का भाव नहीं आया है। बोध होता है तो स्वीकृति का भाव आता है, बोध के पहले स्वीकृति का भाव नहीं आता है, तो हम बहुत सी चीजों को मान के बैठे रहते हैं, इसलिए उसमें अहंकार में जाने का खतरा होता है। इसीलिए इसके ऊपर वाली लाइन में कह रहे हैं कि स्वस्वरूप की साक्षी में किए गए बोध की सत्य बोध, इसके विपरीत में आरोपित होना ही भ्रम है। तो स्वस्वरूप का बोध नहीं है, तो मतलब स्वस्वरूप आत्मा की साक्षी में अगर में ही सत्य बोध हो सकता है, आत्मा की साक्षी में नहीं है तो फिर वो भ्रम है। और आत्मा की साक्षी में नहीं है तो उसी को आत्मबोध रहित बोल रहे हैं। तो इतनी बातें इसमें कही गई हैं, बाकी तो सभी चीजें बिल्कुल ही, आप बताइए और किसी को कोई बात इसमें पकड़ में आई हो तो उसकी चर्चा कर सकते हैं। जी जी भैया। जी भैया नमस्ते। नमस्ते महेश जी। महेश नहीं, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ। अच्छा शैलेंद्र जी, वो स्क्रीन पे किताब दिख रही है जी। अच्छा अच्छा, सॉरी। जी इसमें एक जगह ऊपर पढ़ा था अभी कि समस्या बौद्धिक तथ्य है और व्यवस्था भौतिक तथ्य है। हाँ जी। और नीचे है, यहाँ पर ये, हाँ ये है। हाँ ऊपर से दूसरा बुलेट है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब ये समस्या और व्यवस्था ये अलग अलग बात है। हाँ उसके ऊपर वाले बुलेट में भी है कि समस्या रहित अथवा समस्या के समाधान का अनुभव करने को संतुलन, और समस्या सहित अथवा समस्या को उत्पन्न करने वाली क्रिया को प्रतिक्रांति या संतुलन के नाम से अंकित किया गया है। हम्म। तो समस्या एक्चुअली विवशता का मतलब ये हुआ कि वो पूरी तरह से, ये वाली जो लाइन आई थी, कर्तव्य की ओर अग्रेसित संवेग को स्मरण तथा प्रेरणा विवशता पूर्वक प्राप्त बौद्धिक प्रयास एवं शारीरिक चेष्टा को प्रतिक्रांति की संज्ञा है। तो विवशता जो कह रहे हैं कि विवशता पूर्वक प्राप्त बौद्धिक प्रयास एवं शारीरिक चेष्टा को प्रतिक्रांत संज्ञा है। तो इसमें जो शारीरिक चेष्टा है उसको कह रहे हैं भौतिक तथ्य। जैसे समस्या पूरी तरह से मानसिक ही होता है, मानसिक बौद्धिक का मतलब मानसिक ही होता है। समस्या का मतलब ये है कि बोध नहीं है, मतलब समाधान नहीं है। समाधान को बोले हैं कि प्रश्न मुक्त हो जाना, प्रश्न मुक्त हो जाने को बोलते हैं स्वीकृति के भाव में आ जाना। ठीक है, तो ये पूरी तरह से बुद्धि का मामला है, बौद्धिक तथ्य। लेकिन जो विवशता है वो करने की होती है ना, तो पूरा का पूरा भौतिक तथ्य है। सोचने में, समस्या जो है वो सोचने में आती है, विवशता करने में आती है, इसलिए भौतिक तथ्य है। मतलब कुछ चीज हम सोचते हैं और हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे होते हैं। तो जैसे कर नहीं पा रहे हैं या किसी जी स्वीकृति बन रही है करने की, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब ये फिजिकली हम लोग नहीं या प्रैक्टिस सेट नहीं कर पा रहे हैं, वो मन से ही है, बस तो वो दिमाग से ही है समस्या है, मतलब। वो समस्या है ना। हम्म। कर नहीं पा रहे हैं वो व्यवस्था है, लेकिन उसका जो जो जहां बीज रूप है वो समस्या ही है, बीज उसका समस्या ही अच्छा। है। जी ठीक है भैया, थैंक यू।
इसका भैया नीचे की लाइन में उन्होंने दिया हुआ है ना, भोग के लिए किए गए व्यवहार को विवशता के नाम से जाना गया है। नीचे हाँ, नीचे नीचे लिखा से है चौथी बुलेट लिखा है। जी, वही जहाँ पुरुषार्थ कर्तव्य है, पुरुषार्थ कर्तव्य और विवशता 3 चीजों को बोले हैं। जी जी। तो इसमें व्यवहार शामिल है ना, इसलिए विवशता बोल रहे हैं, भौतिक तथ्य है। बिल्कुल। आगे पढ़ सकते हैं। कोई और पढ़ना चाहेंगे? जी पढ़ रहे हैं जी। भोग रूपी आवश्यकताएं यानी कि सुविधा संग्रह की पूर्ति इसलिए संभव नहीं है कि वह निश्चित स्वयं असीमित है और निश्चित एवं असीमित है। यही कारण है कि कर्तव्यवादी प्रगति शांति की ओर तथा भोगवादी प्रवृत्ति अशांति की ओर उन्मुख है। समस्त कर्तव्य संबंध एवं संपर्क की सीमा तक ही है। संवेग से ही चयन क्रिया है जो संग्रहवादी, पोषणवादी, दोहनवादी, त्यागवादी या शोषणवादी है। यह समस्त क्रियाएं आशा की प्रक्रिया में हैं। कर्तव्य की पूर्ति के बिना मानव का जीवन सफल नहीं है। भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान से परिपूर्ण जीवन ही सफल जीवन है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन तथा सह अस्तित्व में ही भौतिक समृद्धि है तथा अस्तित्व में अनुभव स्वयं निर्भ्रमता एवं बौद्धिक समाधान है। विज्ञान एवं विवेक का समन्वित अध्ययन तथा कर्माभ्यास ही निर्भ्रमता सहित प्रमाण। मानवीयता पूर्ण जीवन में आवश्यकताएं सीमित एवं मर्यादित हो जाती हैं। अमानवीयता पूर्ण जीवन में तो आवश्यकताएं और भी संयम हो जाती हैं। अति मानवीयता पूर्ण जीवन में तो आवश्यकताएं और भी संयत हो जाती हैं। जो जितना भ्रम और भय का पात्र है वह साधनों से सुखी होने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण मानता है। जैसे भय त्रस्त मानव आयुध एवं आश्रय है, आश्रय पर, लोभ त्रस्त मानव संग्रह पर, द्वेष त्रस्त मानव नाश पर, अज्ञानी दूसरों को दोष देने पर, अभिमान त्रस्त दूसरों की अपेक्षा एवं घृणा करने पर ही सुखी होने का प्रयास करता है, जबकि स्वपात्रता ही सुखी एवं दुखी होने का कारण है। वातावरण एवं अध्ययन सुपात्र अथवा कुपात्र बनाने में सहायक है। मानवीयता पूर्ण व्यवहार, उत्पादन, अध्ययन, कार्य व नीतियों में परंपरागत होने पर ही मानव सुखी होता है। सर्व शुभ हो। जी, तो इसमें जो मुख्य चीज जो मानवीयतापूर्ण, अमानवीयतापूर्ण और अति मानवीयतापूर्ण, तो ये जो भोग रूपी आवश्यकताएं हैं एक्चुअली अमानवीयतापूर्ण आवश्यकताएं बोला है सुविधा संग्रह को। तो इसका पूर्ति संभव नहीं है क्योंकि अनिश्चित है। जब अनिश्चित है तो असीमित भी है, इसीलिए मानो इसको ही सत्य मान लिया कि हमारी आवश्यकताएं अनिश्चित और असीमित है। तो अनिश्चित और असीमित है क्योंकि हम जो है सभी चीजों को भोग रूप में देख रहे हैं। यहाँ जो 3 रूप बताए गए ना कि पुरुषार्थ, कर्तव्य और विवशता, या उसके ऊपर कहा गया कि जो निर्वाह के लिए, जागृति के लिए और भोग के लिए। तो अगर भोग के लिए ही हमको सारी आवश्यकताएं हैं तो वो सुविधा संग्रह में ही हम लगते हैं, और हमको लगता है चूंकि अनिश्चित है, वो लक्ष्य का पता नहीं है उसका, इसलिए असीमित भी हमको लगती हैं। लेकिन जब मानवीयतापूर्ण जीवन आता है तो उसमें आवश्यकताएं सीमित एवं मर्यादित हो जाती हैं। सीमित का मतलब है सीमित है ही, मतलब जो भी जरूरतें हैं वो हमारी जितनी भी आयु हम जिए वो सीमित ही रहने वाली हैं, इसलिए मर्यादित हो जाती हैं।
और अति मानवीयतापूर्ण में तो और भी संयत हो जाती है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि कर्तव्य के पूर्ति के बिना मानव का जीवन सफल नहीं है, अर्थात संबंधों की पहचान सहित निर्वाह जिसमें निष्ठा, तो निष्ठा सहित जो है, जो मतलब जो कर्तव्यों का निर्वाह है, उसके बिना मानव का जीवन ही सफल नहीं है। इसलिए भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान दोनों ही मानव के लिए आवश्यक है। इसमें नीचे आया है कि वातावरण एवं अध्ययन सुपात्र अथवा कुपात्र बनाने में सहायक है। तो एक्चुअली वातावरण उपलब्ध होना और उसमें अध्ययन का चलना, यही दो मेन कार्यक्रम है। जो हम लोग ये अभी 1-1.5 घंटे बैठ रहे हैं, ये एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना रहे हैं हम। मतलब एक क्या बोलते हैं इसको कृत्रिम वातावरण निर्माण कर रहे हैं 1.5 घंटे का, उसमें तब अध्ययन हो पा रहा है। अगर ये वातावरण बना ही रहे तो अध्ययन चलता ही रहता है। तो ये जो सारा का सारा शिक्षा में आ जाए, परंपरा में आ जाए, इसके लिए इसीलिए प्रयास हो रहा है, जिससे कि वातावरण बना ही रहे। किस चीज का? अध्ययन का। अब वातावरण बना रहे और उसमें अध्ययन हो। जैसे वातावरण बना है लेकिन इसमें अध्ययन मेरा नहीं चल रहा है, तब भी कुछ नहीं होना है। इसलिए दोनों का योगफल चाहिए, वातावरण और अध्ययन का। तो वातावरण और अध्ययन जब चलता है, वातावरण भी होता है और अध्ययन उसमें चलता है, तो उससे हम सुपात्र या कुपात्र बनते हैं। अगर वातावरण अध्ययन नहीं है, या वातावरण ही जैसा है वैसा नहीं है, अध्ययन भी वैसा नहीं है, तो सुपात्र कुपात्र हो जाते हैं। और अगर ये है तो हम सुपात्र बन जाते हैं। और एक बार पात्रता आ जाती है, जब हम में से बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा कि शुरू में जब ये अध्ययन सत्र चल रहा था और बातें हो रही थी या हमने शिविर किया था, तो हमारा बहुत ध्यान नहीं जाता था। बहुत बार हमारा मन भी लगता था, यार कहाँ जो है कहीं गलत जगह तो नहीं फंस गए, पता नहीं क्या है इसमें, क्या नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे देखे होंगे, जब हमारी पात्रता बन गई है, तो हमारा शब्दों के अर्थ भी समझ में अपने आप आने लगे हैं। मतलब अब पढ़ने से भी बहुत सी चीजें पकड़ में आने लगी हैं और हमारा मन भी कर रहा है कि इसको पढ़ा जाए। ठीक है, तो हम ये क्या क्यों हो गया? क्योंकि हमारी पात्रता एक वातावरण में लंबे समय तक रहने से हमारी पात्रता बढ़ती जा रही है, वातावरण और अध्ययन से। जी, और इसमें इसके ऊपर वाले बुलेट में जो 3 स्थितियाँ बताई हैं, 3-4 स्थितियाँ, कि जो भ्रम और भय में रहता है, वो साधनों के लिए सुखी होने के लिए प्रयास करता है। जैसे अगर कोई भय में है तो क्या करेगा? वो डीएम ऑफिस में बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करेगा और बंदूक भी खरीदेगा। कोई देश भय में है तो क्या करेगा? बहुत सारे आयुध बनाएगा, अस्त्र बनाएगा, अस्त्र-शस्त्र बनाएगा। अगर कोई लालच में है तो क्या करेगा? संग्रह करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि जितना है सब कम ही पड़ जाएगा हमको। हम ही को कम पड़ जाएगा, हमारी अगली पीढ़ी को भी कम पड़ेगा, इसलिए इकट्ठा करो, संग्रह करेगा। द्वेष से अगर कोई त्रस्त है, तो वो नाश करने पे लगेगा, जिससे द्वेष करेगा उसका नाश करने पे लगेगा। अगर कोई अज्ञानी है, ज्ञान ही नहीं है, तो ज्ञान प्राप्ति के बजाय वो दूसरों को हर चीज का दोषी मानने पे लगा रहता है। किसी भी चीज के लिए स्वयं को दोषी मानता ही नहीं है, स्वीकारता ही नहीं है। हर चीज के लिए दूसरों को दोषी मानने पे लगा रहता है। अगर कोई अभिमान से ग्रस्त है, तो वो दूसरों की उपेक्षा करता है, घृणा करता है और उसी से सुखी होने का प्रयास करता है। तो कोई जो है हथियार इकट्ठा करके सुखी होने का प्रयास कर रहा है, कोई सामान इकट्ठा करके सुखी होने का प्रयास कर रहा है, कोई किसी के नाश से सुखी होने का प्रयास कर रहा है, कोई दूसरों को दोष देने पे बड़ा रिलैक्स हो जाता है, सुखी होने का प्रयास करता है, और कोई जो है किसी से घृणा करके और उपेक्षा करके सुखी होने का प्रयास कर रहा है। जबकि सच्चाई क्या है? स्वपात्रता का विकास ही, स्वपात्रता ही सुखी दुखी होने का कारण है। जितनी जितनी हमारी पात्रता बढ़ती है, उतना उतना हमको सुख की संभावना अपने में दिखने लगती है। उसके लिए वातावरण और अध्ययन आवश्यक है, इसमें हम सभी लगे हुए हैं। जी, और बताइए कोई इसमें जोड़ सकते हैं। आपको देखिए, आप बातें पकड़ में आने लगी हैं तो जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है आपके पास केवल प्रश्न ही है। जो बुलेट आपको बहुत अच्छा लगा हो, छू गया हो, उसके बारे में आप शेयर भी कर सकते हैं।
ये जो शब्द, ये जो स्टेटमेंट है, ये मेरे लिए आई ओपनर है एक्चुअली। अभिमान त्रस्त दूसरों की उपेक्षा एवं घृणा करने के लिए सुखी होने का प्रयास करता है। हाँ, ये तो मैक्सिमम करते रहते हैं ना, उपेक्षा और हस्तक्षेप, यही दो तो सारी समस्या का कारण है। जो संबंधों में हमारे हार्मनी का बिगड़ना होता है, हार्मनी नहीं रहती है, उसके दो ही कारण होते हैं, या तो हम हस्तक्षेप कर रहे होते हैं या उपेक्षा कर रहे होते हैं। जी भैया। जबकि समझ हमें भी नहीं है, फिर भी हम हस्तक्षेप कर रहे होते हैं या उपेक्षा कर रहे होते हैं। और उपेक्षा होगी तो घृणा होती है, और उससे हमको लगता है हम रिलैक्स होते हैं। तो हम रिलैक्स होने को ही सुख मानते हैं ना, तो हमको किससे रिलैक्स होते हैं उसी को हमने बड़ा काम मान लिया है। इसमें 4-5 तरीके बताए हैं, जैसे आपने कहा कि हमारा ध्यान इस पे गया, तो उपेक्षा और घृणा करके रिलैक्स होते हैं। कोई दूसरों को दोष दे के रिलैक्स हो जाते हैं, चलो सब उसी के कारण हुआ है, हम तो इसमें कहीं नहीं थे। कोई जो है द्वेष करके कोई जो है संग्रह करके, कोई हथियार इकट्ठा करके, सब सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे जैसे लग रहा है वैसे वैसे। अब इसमें बता दिया है कि जो हथियार इकट्ठा करके सुखी होने का प्रयास कर रहा है, समझ जाइए कि वो भय से त्रस्त है। जो खूब सारा संग्रह कर रहा है, वो समझ जाइए लोभ से त्रस्त है। वो, उसको वस्तुओं का पता ही नहीं है कि उसको कितना चाहिए। और जो द्वेष कर किसी का नाश करने पे भिड़ा हुआ है, समझिए को एक्चुअली द्वेष कर रहा है। और जो दूसरों को दोष देने में लगा है, समझ जाइए कि उसको कुछ समझ नहीं आया, ज्ञान ही नहीं है। जी भैया। आगे बढ़े। जैसे कोई आज हमसे बात कर रहे थे चौपाल के बाद, कि एक कोई दिल्ली में कोई वो डीडी है, तो वो कहे कि आप हैप्पीनेस करिकुलम को आध्यात्म से जोड़िए तो ये अच्छा रहेगा। तो बोले कि भैया उसमें बात करिए, वो अध्यात्म से जोड़ने को कह रहे हैं। हमने कहा ये पूरा अध्यात्म ही है। आध्यात्म का मतलब ही है कि सारा अध्ययन आत्म का जहां हो जाए, अपने का, स्वयं का, स्वयं की तरफ फोकस होना ही तो अध्यात्म है। तो हम जितना भी बात इसमें करते हैं, वो सब स्वयं की तरफ ही फोकस करता है। चाहे हम मूल्यों की बात कर रहे हो, चाहे हम जीवन क्रिया की बात कर रहे हो, ये स्वयं के तरफ ही जाने वाला है। इसलिए टोटल स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक ही है पूरा का पूरा कार्यक्रम। क्योंकि हम 5 कोर मूल्य लेके हैप्पीनेस कैरिकुलम बनाए हैं: ममता, स्नेह, कृतज्ञता, सम्मान और विश्वास। अब ये सब स्वयं में देखने की चीज है, ये बाहर थोड़ी देखने की चीज है। इसलिए पूरा का पूरा आध्यात्मिक ही है। जी भैया, यहाँ पे जो वातावरण एवं अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो वातावरण में मेडिटेशन जो है वो कितना सहायक हो सकता है, और हम लोग जो हैं कोई इस तरह का मेडिटेशन वगैरह, कोई ऐसा कोई रिचुअल या कोई चीज वो क्यों नहीं करते हैं अपने अध्ययन में? नहीं, किसी करते नहीं है, लेकिन किसी के करने का कोई विरोध नहीं है। देखिए, मेडिटेशन करने से इतना तो होता है ना, वर्तमान में आ जाते हैं। देखिए, जब तक हम वर्तमान में नहीं जिएंगे, तब तक हम अध्ययन कर नहीं सकते, तब तक हम अभ्यास कर नहीं सकते। जैसे माइंडफुलनेस जो हैप्पीनेस करिकुलम में जोड़ा गया, उसके पीछे उद्देश्य ही यही है कि वर्तमान में आ जाए शिक्षक और बालक, बच्चे, फिर अध्ययन का कार्य शुरू हो। तो ये सारा का सारा जो ध्यान की क्रिया है, उसमें जो है वर्तमान में जीने का, जैसे मैं भी विपश्यना किया हूँ कई बार, तो उसका एक उपकार तो है कि मैं ज्यादा फोकस हो पाया, मैं ज्यादा जब जब ज्यादा वर्तमान में जीने का एक अभ्यास हो पाया, ज्यादा फोकस हो पाया चीजों पे। तो वो कर सकते हैं, उसमें जितनी भी विधियां हैं सभी विधियां ठीक है। जो भी आपको चयन करके कोई भी विधि कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसका विरोध नहीं है। राइट। लेकिन मेरा बहुत दिनों से प्रश्न था ये, और ये आई थिंक आज ये सही मतलब पॉइंट सही समय पे मेरे दिमाग में लगा कि मुझे पूछना चाहिए कि मतलब मेरे जैसे आप बात कर रहे हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन एज अ ग्रुप हम करते नहीं हैं, तो उसका कोई कारण है
कि और जो जो इस तरह के जो गोष्ठियां होती हैं या जो सभाएं होती हैं उसमें मेडिटेशन को एक वो किया जाता है, मतलब दैट इज समथिंग वेरी टूल, लाइक इट्स इफेक्टिव टूल, लेकिन यहाँ पर हम उस चीज को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। तो ये मतलब इसका रीजन क्या, ये बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये विचार था कि मैं पूछूं कि क्योंकि मध्यस्थ दर्शन ने कोई ध्यान की पद्धति का अनुसंधान नहीं किया गया है। बाबा जी जो है श्री विद्या उपासना पद्धति से, जिसको आगम तंत्र उपासना कहते हैं, उसके माध्यम से इसमें आए थे और बाद में पतंजलि योग सूत्र को अपना करके संयम क्रिया तक गए थे। तो चूंकि विपස්සना ने इसने मध्यस्थ दर्शन ने ऐसा कोई अनुसंधान उसमें नहीं किया है, इसलिए वो उसमें एडेड नहीं है। अगर हम किसी एक पद्धति का अनुसरण करना अपने कार्यक्रमों में शुरू करते हैं तो फिर उस पद्धति को, मतलब बाकी पद्धतियों का, या तो हम एक तरह से विरोधी माने जाएंगे या उसी पद्धति के हम अनुयायी माने जाएंगे। इसलिए इसमें उस पद्धति को कहीं पर भी सामूहिक रूप से करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी किसी भी पद्धति से कोई अगर मेडिटेशन कर रहा है तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम में तो हम लोग कराते हैं, हम लोग उसको माइंडफुलनेस को ऐड किए हैं, और माइंडफुलनेस जो है लगभग सभी मीटिंग्स में हम लोग एक कम से कम श्वास पे ध्यान देना या ध्वनियों पे ध्यान देना, थोड़ा सा 3-4-5 मिनट करा देते हैं। ठीक है, तो उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग करा भी रहे हैं, थोड़ी देर श्वास पे ध्यान दे करके फिर शुरू कराते हैं। लेकिन हम लोग तो शुरू होते ही इतना ध्यान इस पे चला जाता है कि जी। आपने वो 5 चीजें कही थी, ममता, स्नेह, विश्वास, और 2 क्या चीजें थी? सम्मान और कृतज्ञता। अच्छा जी, थैंक यू। हाँ गुरलीन जी, कुछ बोल रहे थे आप? जो वातावरण बोला गया है ना, इसमें शायद वे आप वो भी बता सकते हैं कि यहाँ पर वातावरण का क्या तात्पर्य है? वातावरण का, जी, वातावरण का मतलब यही है कि जिसमें हम सभी एक तरह से, मतलब अध्ययन के लिए हम जहाँ पर तैयार हो जाएं, वो वातावरण है। जहाँ हम अध्ययन के लिए तैयार हो जाएं, तो ये जैसे एक समय हुआ कि 2:30 बजे से हम लोग अध्ययन करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम 2:30 बजे ही तैयार हो रहे हैं। हम 1-1:30 बजे से ही अपने मानसिकता में लाना शुरू करते हैं कि हमको अध्ययन के लिए 2:30 बजे बैठना है। तो कुछ काम से अपने को फ्री करते हैं, फिर कुछ अपने दैनिक क्रियाकलाप कुछ रह गए हैं उनको करते हैं, खाना-पीना खाना है तो खा लेते हैं। तो एक तरह से वो सारी तैयारी मानसिक रूप से हम फ़ोकस हो ही रहे हैं वहाँ पे। फिर 2:30 बजे हम लॉगिन कर जाते हैं, हम अध्ययन शुरू कर देते हैं। तो एक वातावरण फिर 1.5 घंटे तक, मतलब उसके बाद का पूरा जो है 1.5 घंटा, ये वातावरण अध्ययन का बना रहता है। अब इसमें जैसे इस समय जुड़े हुए हैं 11 लोग, तो 11 के 11 लोग हमेशा यहीं रहते होंगे ऐसा नहीं है, कभी-कभी तो ध्यान कहीं चला जाता होगा। इसीलिए बहुत सारी चीजें चर्चा हुई रहती हैं, लेकिन हमको लगता है इस पे चर्चा ही नहीं हुई है, क्योंकि 100% हम सुन नहीं पाते। यानी वातावरण में हम पूरा उपस्थित नहीं है और पूरा अध्ययन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बार-बार अध्ययन करने की बात होती है, बार-बार जो है वो सुनने की बात होती है। तो उसमें हमारा जो अध्ययन, तो वातावरण का मतलब है कि अध्ययन के अनुकूल जो कुछ तैयारी हुई है उसी को वातावरण बोल रहे हैं। और एक्चुअली ये मेरे अंदर के ही वातावरण की बात है, और हम सब मिल करके फिर ये वातावरण बना लिए हैं, बाहर वाला भी। जैसे अध्ययन शिविर में जाएंगे, परिचय शिविर में जाएंगे, अब 7 दिन परिचय शिविर चलेगा, तो 7 दिन एक वातावरण है, उसमें क्या चर्चा होगी? ये चर्चा होगी। अब वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि 7 दिन बाद फिर वो उजड़ जाने वाला है, सब अपने-अपने जगह चले जाने वाले हैं। अब मानवीय परंपरा में क्या होगा कि ये वातावरण बना ही रहेगा, तो अध्ययन चलता ही रहेगा, इसलिए उसमें उपलब्धि की जल्दी संभावना है। जी भैया। भैया जैसे यहाँ पे लिखा है स्वपात्रता, तो इसमें योग्यता क्षमता मतलब वही वाला पात्रता है ना, योग्यता क्षमता पात्रता।
भैया का डिस्कनेक्ट हो गया क्या, या मेरा आई डिस्कनेक्ट? थिंक म्यूट पे है वो। अच्छा, वो आवाज आ गई? जी जी जी। अब आ गया जी भैया। जी, तो मैं बोलता रहा, म्यूट था। तो ये कह रहे हैं कि जो पात्रता स्वपात्रता है, तो एक्चुअली ऊपर जितनी बातें कही गई है ना, कि हम दूसरों को दोष देने में और दूसरों से घृणा और उपेक्षा में और दूसरों से द्वेष करने में और दूसरों मतलब सामान हड़पने में और दूसरों से डर में, ये सारा कुछ जो हम दूसरों को ध्यान में रख के कर रहे हैं, इससे हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। होंगे नहीं, सुखी होंगे हम स्वपात्रता बढ़ने से। मेरी जितनी पात्रता बढ़ेगी उतनी ही मेरी योग्यता बढ़ेगी। मेरी योग्यता बढ़ेगी तो योग्यता जीने के काम आती है। योग्यता नहीं है तो पात्रता नहीं है, तो योग्यता नहीं है, और हम जीने चलते हैं तो फिर हम दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। इसलिए स्वपात्रता ही, और देखिए सबसे बड़ी बात है, स्वपात्रता और स्वयं की योग्यता बढ़ाने पर हम काम कर सकते हैं। आपकी पात्रता, आपकी योग्यता बढ़ाने पर हम प्रयास तो कर सकते हैं, प्रेरित तो कर सकते हैं, लेकिन करना आपको ही है, हम काम नहीं करेंगे। तो स्वपात्रता पर ही हम काम कर सकते हैं। इसलिए स्वपात्रता पे सबको काम करने से एक वातावरण बनता है, और वातावरण स्वपात्रता के लिए भी चाहिए। जैसे ग्रुप ना बना हो, 11 लोग हैं, ग्रुप ना बना हो, तो वातावरण ही नहीं बनेगा, उसमें अध्ययन नहीं होगा, जो नीचे वाली लाइन आई है। तो स्वपात्रता विकास ही मुख्य मुद्दा है, जिससे कि अपनी योग्यता बढ़े। अपनी योग्यता बढ़ने से अपना ही जीना आसान होता है। जी भैया, धन्यवाद। जी। यह कुपात्र क्या हुआ? जी, कुपात्र हाँ जी, ऑपोजिट होगा भैया उसका। या कुपात्र, ये हाँ वातावरण एवं अध्ययन सुपात्र अथवा कुपात्र बनाने में सहायक है। हाँ, कुपात्र मतलब कि उसके जैसे पात्रता किसके अर्थ में, जागृति के अर्थ में। अब अगर हमारी पात्रता जो है वो जागृति के अर्थ में नहीं बढ़ रही है, तो कुछ तो बढ़ रही है ना, कहीं वो कुपात्रता ही बढ़ रही है। हम श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भाई इतनी सारी फिल्में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ दिन रात देख ही रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कर रहे हैं ना हम लोग, किताब भी पढ़ रहे हैं, स्कूल भी गए हैं 20 साल 18 साल, लेकिन इसमें हमारी जागृति के अर्थ में कुछ पात्रता बढ़ी नहीं है, तो फिर बढ़ी क्या है? तो फिर समस्या के लिए बढ़ी है। हम समस्या पैदा कर रहे हैं, समस्या से ग्रसित हो रहे हैं, दूसरों को समस्या में ला रहे हैं। ये क्या है? ये कुपात्रता ही है ना। उससे हमारी अयोग्यता ज्यादा, मतलब जितनी हमारी अयोग्यता थी वो और पुष्ट होती चली जा रही है। तो उसको कुपात्रता बोल रहे हैं। वही सुपात्र और कुपात्र, जैसे सुसंस्कार और कुसंस्कार है। पूर्णता के अर्थ में जो कृत कार्य है वो सब सुसंस्कार है, जो सुख की तरफ ले जाता है, व्यवस्था की तरफ ले जाता है, और जो व्यवस्था के अपोजिट ले जाता है वो सारा कुछ कुसंस्कार है। जी भैया। तो भैया जैसे आप बता रहे थे कि जैसे दोष में जो वो होते हैं उनकी नासमझी की वजह से या कम ज्ञान की वजह से जो है वो दोष में रहते हैं। तो इस चीज के लिए जो है अगर ओवरकम करने की बात करें तो इसको कैसे किया जाएगा? मतलब बिल्कुल ज्ञान के लिए तो सोचा जाएगा, उसकी तरफ अग्रसर होना पड़ेगा, मगर और क्या हो सकती है? नहीं, जैसे यहाँ ये कहा जा रहा है कि अज्ञानी लोग दूसरों को दोष देख के खुशी हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। उनको लगता है हम दूसरों को सारा दोष मढ़ देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो एक्चुअली ये अज्ञानता का द्योतक है। मतलब अगर हम दूसरों को दोष दे रहे हैं केवल और केवल हमेशा, तो ये अज्ञानता का द्योतक। मतलब हमको सही सूचना है नहीं, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, ठीक है। तो अब करना क्या है? तो अपने ज्ञान को, अपने समझ को ठीक करना है। या स्व मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि हाँ जी जी, स्वमूल्यांकन से ही तो पता चलेगा।
स्वमूल्यांकन करते हैं तो पता चलता है कि दोष जो हम दूसरों को दे रहे हैं एक्चुअली वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि हमारी समझ में कितनी बात आई। दूसरों को दोष दे के हम कर क्या लेंगे, उससे हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा और बुरा क्या हो जाएगा। मैं बोल दूं कि सारी समस्या की जड़ महेश जी हैं, अब इससे क्या हो जाएगा। अब उससे महेश जी को ठीक होना पड़ेगा, तो महेश जी को ठीक होने के लिए हम क्या करेंगे, वो तो महेश जी को करना है ना। लेकिन अगर उसमें हम देखते हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है उसमें जो है मतलब मैं अगर एक शिक्षक हूँ और मैंने भी वातावरण के लिए प्रयास नहीं किया है, मैंने अपने घर में भी नहीं किया है, मैंने विद्यालय में भी नहीं किया है, और मेरे जैसे सभी शिक्षकों ने किया नहीं है, और किसी न किसी विद्यालय से महेश जी भी निकले हैं, तो इसलिए ये समस्या खड़ी हो रही है। इसलिए करना क्या है, तो हमको अपने जो अपना शिक्षा की जगह है, हमारा घर परिवार है, वहां और अच्छा से काम किया जाए जिससे कि वातावरण निर्मित हो। वातावरण निर्मित हो तो आगे चल के परंपरा निर्मित हो, परंपरा बनेगी तो फिर ऐसी गलतियां नहीं होंगी। जी भैया, भैया आपने जो रिलैक्स शब्द बोला था ना वो काफी उससे रिलेट हो सकता है। जी जी, अभी वो उसी को हम सुख मानते हैं, रिलैक्सेशन को ही हम सुख मानते हैं कि थोड़ा रिलैक्स हो गए, दूसरे के ऊपर अपना कूड़ा उलट दिए, थोड़ा रिलैक्स हो गए। बढ़िया भैया, काफी काम करना है। जी जैसे रजत भाई ने बोला, मतलब ये पूरा पैराग्राफ एक्चुअली बहुत पावरफुल है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझने में कि जो हम बिहेवियर्स हैं वो किस चीज में रूटेड होते हैं। जी बिल्कुल। आगे बढ़े। जी कोई और वॉलंटियर है? मैं पढ़ लेती हूँ। जी डेढ़ पेज का ही चैप्टर है। पद एवं पदातीत। पद एवं पदातीत के भेद से अर्थ है। पदों का वर्गीकरण अपेक्षाकृत ढंग से रूप, गुण, स्वभाव, धर्म की अवस्था एवं अनुपात के अध्ययन से सिद्ध है। इसलिए पद अनेक और पदातीत व्यापक है। पद का निर्णय रूप के अनुपात, उसकी अवस्था, स्वभाव तथा उसमें निहित बल और शक्ति से होता है। यही स्थिति गति है। जो किसी पद में नहीं हो या सीमित न हो, जिसमें ही सभी पद निहित हो या जिसमें उनका समावेश भी हो, उसे पदातीत की संज्ञा है। यह व्यापक सत्ता ही है। आकार, आयतन और घनत्व के भेद से रूप का, नाद, गति, भाषा, परिभाषा के भेद से शब्द का तथा उद्भव, विभव तथा प्रलय के भेद से गुण की अवस्था एवं अनुपात है। नियम एवं प्रक्रिया पूर्वक सिद्धि की अर्थ संज्ञा है। आचरण ही नियम है। सर्वत्र प्राप्त साम्य सत्ता में अनुभूति ज्ञान की पदातीत अर्थ संज्ञा है, क्योंकि उसके अस्तित्व का अनुभव है। यह साम्य सत्ता संपूर्ण क्रिया के मूल रूप में है और मानव के द्वारा ज्ञान के रूप में प्राप्त है और स्पष्ट है। सर्वत्र एक ही प्रकार से स्थित होने के कारण साम्य सत्ता की ही व्यापक संज्ञा है। इसलिए पदातीत व्यापक और पद अनेक एवं सीमित हैं, क्योंकि इकाइयां अनंत हैं। हर इकाई अपने ह्रास या विकास पूर्वक क्षमता, योग्यता, पात्रता के अनुसार अपने अपने पद में अवस्थित हैं। पद का निर्णय इकाई के गठन, प्रक्रिया एवं आचरण से होता है। पद भेद से अर्थ भेद, अर्थ भेद से आचरण और व्यवहार भेद, आचरण और व्यवहार भेद से प्रक्रिया भेद तथा प्रक्रिया भेद से अर्थ भेद है। 6 ओर से सीमित पिंड की इकाई तथा
ऐसी ही अनेक इकाई अथवा इकाइयों के समूह को अनंत एवं असीम स्थिति को निरपेक्ष ऊर्जा संज्ञा है। यही व्यापक सत्ता है। व्यापक निरंतर मानव के द्वारा आनंद के अर्थ में अनुभूत है। सीमित अर्थ से मात्र सुख और दुख भासता है। सुख और दुख का मन वृत्ति में भास, वृत्ति चित्त में आभास होता है। सुख की निरंतरता में चित्त बुद्धि में प्रतीत, आत्मा में अनुभूति होना पाया जाता है, जिसकी निरंतरता होती है। इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले और चेष्टा करने वाले अंग की इंद्रिय संज्ञा है, जिसको शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधेंद्रियों के नाम से जाना जाता है। परिणामवादी फल और फल की ओर की गई चेष्टा या प्रयास को अपूर्ण प्रयास एवं अपरिणामवादी फल की ओर अर्थात क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के अर्थ में की गई चेष्टा या प्रयास को पूर्ण प्रयास संज्ञा है। नित्य एवं शाश्वत सत्य में सत्य प्रतीति से सत्य बोध व अनुभूति, सत्य बोध व अनुभूति से संतुलन, संतुलन से स्फुरण, स्फुरण से जागृति, जागृति से समाधान, समाधान से व्यवहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि से सह अस्तित्व, सह अस्तित्व से स्वर्गीयता, स्वर्गीयता से निर्विरोध भाव तथा निर्विरोध भाव से नित्य एवं शाश्वत सत्य बोध है। आवश्यकता भेद से ही लक्ष्य भेद है, जिसमें चैतन्य पक्ष की जागृति पारलौकिक लक्ष्य से मानव जीवन सफल होता है, अन्यथा असफल ही है। विकृत विचार से मूलतः व्यवहारिक व्यवधान तथा सुसंस्कृत संस्कार से व्यवहार सुगमता पाई जाती है। सर्व शुभ हो। जी बढ़िया। तो इसमें रखिए कोई, मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि यहाँ पद एवं पदातीत की बात की गई है, तो जितना ये प्रकृति है, इकाइयां हैं, इनको पद में गिना गया है। पदार्थ एक पद है, प्राण एक पद है, ठीक है। फिर जो है वो मानव पद है, उसमें जाएंगे तो मानव में भी मानव पद है, देव मानव पद है, दिव्य मानव पद है। तो ये सब जो है वो पद हैं, और पदातीत जो है वो व्यापक को कहा गया है। तो उन्हीं दोनों का यहाँ पर सारी चर्चा की गई है। पदातीत की बार बार चर्चा की गई है कि व्यापक को ही पदातीत कहा जा रहा है, क्योंकि ये पूर्ण है। और पद भेद से अर्थ भेद इसकी बात की गई है, और फिर जो है इंद्रिय की बात की गई है। और जितना भी प्रयास हमारा परिणाम की दृष्टि से होता है कि कुछ हो जाएगा, बन जाए, घर बनाया और बन गया, एक परिणाम हो गया। कपड़ा सिलना था, सिला गया, एक परिणाम हो गया। कुछ उगाना था, उग गया और काट के हम ले आए, एक परिणाम हो गया। ये सब अपूर्ण प्रयास है, क्योंकि मानव का जो है वो मानव की तृप्ति जो है वो आचरण क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता में है, अनुभव संपन्नता और आचरण पूर्णता में है। तो उसके लिए जो चेष्टा होगा वो पूर्ण प्रयास है। अपूर्ण प्रयास भी चलेंगे सुविधा के अर्थ में, लेकिन पूर्ण प्रयास को छोड़ के चलते हैं, इसीलिए हम पीड़ा में आते हैं, हम अधूरेपन के साथ जीते हैं और अधूरेपन के साथ ही मर जाते हैं, क्योंकि पूर्ण के लिए हमने पूर्ण प्रयास किया नहीं। ये बात है। अब इसमें नित्य एवं शाश्वत सत्ता में जो है वो सत्य प्रतीति होती है। सत्य प्रतीति से सत्य बोध व अनुभूति होती है। सत्य बोध अनुभूति से संतुलन, संतुलन से स्फुरण, स्फुरण से जागृति, जागृति से समाधान, समाधान से व्यवहार शुद्धि होती है, क्योंकि समाधान का मतलब ही है कि सर्वतोमुखी समाधान। व्यवहार शुद्धि का मतलब है कि व्यवहार का में जो है मूल्यों का निर्वाह हो रहा है। मूल्यों का निर्वाह हो रहा है तो उसको व्यवहार शुद्धि बोलते हैं। उससे ही सह अस्तित्व प्रमाणित होता है और उससे ही स्वर्गीयता आती है। स्वर्गीयता से ही निर्विरोध भाव, निर्विरोध भाव से ही नित्य एवं शाश्वत सत्य बोध होता है। जी बताइए। बाकी तो अब किताब तो बिल्कुल नॉवेल जैसी लगने लगी है। भैया जो इसकी जो पहली लाइन है, पद एवं पदातीत के भेद से अर्थ है, अर्थ का मतलब कि मतलब सभी चीजों का अर्थ इन्हीं दो चीजों से है, मतलब ये हुआ।
पद के भेद से अर्थ है और पदातीत के भेद से अर्थ है। मतलब देखिए दो ही चीजें हैं। अर्थ का मतलब हो गया कि जो जो सत्य है, जो वास्तविकता है, जो उपयोगिता है, उसको पद एवं पदातीत के भेद से ही पहचान सकते हैं। तो संपूर्ण जो अस्तित्व है वो दो ही है, पद है या पदातीत है। पदातीत का मतलब जो अरूपात्मक है और पद का मतलब जो रूपात्मक है। तो जो रूपात्मक है वो सब पद में आता है और जो अरूपात्मक है जिसको व्यापक सत्ता बोलते हैं वो पदातीत है। तो पद और पदातीत के भेद से अर्थ है। तो अर्थ ये तन मन धन वाला अर्थ की बात नहीं हो रही है। ये अर्थ का मतलब उपयोगिता महत्व वाली वाली बात हो रही है, वैल्यू वाली बात हो रही है। तो इसमें जो चैतन्य इकाई है वो भी अरूपात्मक है, बट वो पद में आती है ना चैतन्य इकाई। हाँ, लेकिन क्रिया तो है ना, अरूपात्मक है परंतु क्रिया है। अच्छा, जीवन पूरा क्रिया है, पदातीत क्रिया नहीं है। पदातीत जो है वो अरूपात्मक और अक्रिय निष्क्रिय, उसको बोल रहे हैं पदातीत। जी। जैसे जीवन को परमाणु बोलते हैं तो परमाणु का रूप होता है हमारे इंद्रियों में। तो देखिए इंद्रियों के सीमा में तो गठनशील परमाणु भी आज तक नहीं आया है पकड़ में। गठनशील परमाणु को भी किसी ने नहीं देखा है, तो गठनपूर्ण परमाणु को भी नहीं देखा है। तो देखने के आधार पे हम कह रहे हैं कि रूप नहीं है, जबकि गठनशील का भी रूप है और गठनपूर्ण का भी क्रिया तो है ना। वो परिवेश होता है उसमें, उसमें केंद्र होता है, मतलब मध्यांश होता है, परिवेश होता है। जी भैया नेक्स्ट पॉइंट भी बता देंगे, स्पेशली ये पॉइंट की उद्भव विभव एवं प्रलय की भेद से गुण की अवस्था एवं अनुपात है। ये जो आकार आयतन घनत्व भेद से कह रहे हैं, तो इसमें रूप का शब्द का और गुण की परिभाषा की गई है, इसको कह रहे हैं ना। हाँ जी। 5वां बुलेट ऊपर से। तो रूप जो है हम आकार आयतन घनत्व के रूप में ही, घनत्व के भेद से ही पहचानते हैं कि आकार होता है, उसमें कोई आयतन होता है और घनत्व होता है, उसकी घनता होती है। उससे हम रूप को पहचान पाते हैं। शब्द को पहचानते हैं नाद, नाद यानी ध्वनि, गति, भाषा, परिभाषा के भेद से हम शब्द को देखते हैं और उद्भव विभव एवं प्रलय भेद से गुण की अवस्था को हम पहचानते हैं। जैसे गुण क्या है, उद्भव विभव और प्रलय। तो सम गुण से उद्भव होता है, विषम गुण से प्रलय होता है और मध्यस्थ गुण से विभव रहता है। तो ये सम विषम मध्यस्थ गुण होता है। तो सम गुण का जो है वो उद्भव होता है, उद्भव मतलब विकास, और विषम गुण का मतलब ह्रास यानी प्रलय की तरफ। और बने रहना बीच में, वो चीजें बनी भी हुई हैं लगातार, नष्ट तो नाश तो होती नहीं है, कम से कम पदार्थावस्था के रूप में बनी ही रहती हैं, वो विभव गुण है। जी भैया। उसको मध्यस्थ गुण भी बोलते हैं। तो रूप, शब्द और गुण की यहाँ चर्चा की गई है। तो शब्द जो है एक्चुअली ध्वनि ही है। जितने हम शब्द यहाँ पर काले अक्षर में लिख दिए हैं, जैसे प द, तो प भी एक शब्द है और द भी एक शब्द है। अरे प भी एक अक्षर है और द एक अक्षर है, दोनों मिलकर शब्द है। ये शब्द क्या है, पद। पद क्या है, ध्वनि है। ध्वनि को हम चित्रात्मक रूप में लाए हैं तो किताब में लिख दिए हैं, मूल में तो ध्वनि है, नाद ही है। जैसे आप जब हिंदी वर्णमाला सीखते हैं, तो हिंदी वर्णमाला सीखते समय आप मतलब हमें तो नहीं सिखाया गया था, आपके यहाँ हो सकता है सिखाया गया हो, ये जितने वर्ग बनाए गए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये उच्चारण स्थली के भेद से बनाए गए हैं। जैसे क वर्ग जो है, इनके सभी अक्षरों का उच्चारण कंठ से होता है, क ख ग घ ङ। च वर्ग के सभी अक्षरों का उच्चारण तालव्य से होता है, जीभ तलवे से सटती है। ट वर्ग के सभी अक्षरों का उच्चारण मूर्धा से होता है, जीभ जो है मुड़ करके मूर्धा से टकराती है, जो घंटी होती है गले के पास, वहां से टकरा करके ऐसे मुड़ती है और फिर ट ठ ड ऐसे निकलता है। ऐसे ही त जो ध्वनि है,
त वर्ग की जो ध्वनि है, जीभ दांत से टकराती है, दंती, तो उसको दंती बोलते हैं। त, थ, त, ध, न। फिर जो प वर्ग है, ये सारा का सारा होठ से निकलता है, प, फ, ब, भ, म। फिर उसके बाद वाले जो अक्षर हैं, वो फिर अलग-अलग जगहों से उच्चारण है, इसलिए वर्ग में नहीं आते हैं। तो ये सारे के सारे जो अक्षर हैं, ये ध्वनियाँ ही हैं, नाद ही है। मूल में, शब्द के मूल में नाद है। नाद को ही हम एक एक गति के रूप में पहचानते हैं, फिर उसको एक भाषा के रूप में देते हैं, चित्रात्मक लिपि में लाते हैं, फिर परिभाषा के रूप में ले आते हैं, लेकिन ये सारा का सारा भाषा परिभाषा भी ध्वनि ही है। जी। जी भैया, थैंक यू। ब्रह्मांड में जो एक नाद है, जिसको हम ओम शब्द से समझते हैं, इस पर कुछ आपका कुछ रिसर्च हुई है क्या इस पर? वो 3 अक्षर ही मिले हैं ना, अ, उ और म। इसी को हम एक विशेष गति से जब बोलते हैं, मतलब अस्तित्व में तो सारे ही शब्द हैं, ठीक है। ये सारे जो क, ख, ग, घ, ये सब नाद हैं ही उपलब्ध, उन्हीं का हम उच्चारण करते हैं। तो उसमें ही एक जो है नाद है, ओम है, उसमें भी 3 जो अक्षर हैं, अ, उ, म, ठीक है, यही मिल करके ओम बनता है। तो उसको एक विशेष नाद के रूप में पहचाना गया है, और ये कहा जाता है कि इसका उच्चारण करने से शरीर के अंदर जो है, जो चूंकि पूरा शरीर में क्रिया है, गति है, उसमें बायोकेमिकल चेंज आता है, ऐसा शोध किया गया है। तो उस पे हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं उसमें कोई अभी अध्ययन नहीं किया हूँ। जी भैया। जी। जैसे अगर हमको प्यास लग रहा है, अगर हमें बहुत तेज प्यास लगा है, और मैं ऐसे जगह पर हूँ जहां पर इंग्लिश ही बोली जाती है, और हमको पानी का इंग्लिश नेम पता ही नहीं है, और पानी हमको कहीं दिख भी नहीं रहा है, तो उस समय तो हमारे लिए वाटर बोल पाना ही ब्रह्म ब्रह्म अक्षर है, समझ लीजिए कि वाटर बोल देते तो कोई पिला देता, ठीक है। हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, हम जो पानी पानी चिल्ला रहे हैं उसको कोई समझ ही नहीं पा रहा है। तो उस समय तो जो नाद है, वो वाटर ही मेरे लिए बहुत बड़ा नाद है। तो हाँ, तो उस समय तो वही बहुत बड़ा नाद है जो कि हम निकाल ही नहीं पा रहे। तो आवश्यकता के अर्थ में नाद होता है, जो मानव के द्वारा होता है। आवश्यकता के अर्थ में ही शब्दों की उत्पत्ति है, समझने के लिए ही शब्दों की उत्पत्ति है। भाषा जो कही जाती है, भाषा, तो इसमें दर्शन में आगे आप पढ़ेंगे तो जिससे भास जाए वो भाषा है। तो क्या भास जाए? सत्य भास जाए, क्योंकि असत्य भासने की आवश्यकता नहीं है। तो जिससे सत्य भास जाए वो भाषा है। अब भाषा क्या है? तो भाषा जो है वो शब्दों से ही है। शब्द क्या है? तो सारे शब्द नाद ही है, ध्वनि ही है। तो मूल में नाद ही है। जी भैया। मैं अभी, मेरा 3:30 का जो सेशन था वो नहीं हो रहा है, तो मैसेज देख रहा था। मैं हूँ 4 बजे तक। ठीक है, और कोई भैया दीदी? ये इसमें मैं जो, हाँ बोलिए भैया। जो पद चक्र हमने देखा था उसमें वो दिव्य मानव पदातीत है ना। आप तो शून्य में बैठे हुए हैं। दिव्य मानव आकाश, पद की हाँ बताते हैं ना। जी, जो पद चक्र जो हमने पढ़ा था हाँ उसमें दिव्य मानव को पद मुक्ति बताते हैं ना। हाँ, पद मुक्ति है, वो पदातीत नहीं है, पदातीत व्यापक ही है। अच्छा। जीवन का जो पद मुक्ति है वो दिव्य मानव है, मतलब उसको भी एक तरह से देव मानव तक ही पद है। उसके बाद जो प्रयास है पद मुक्ति के लिए, एक्चुअली क्या है कि हम जो है जिसमें डूबे भीगे घिरे हैं वही हो जाना चाहते हैं।
चूंकि वो पदातीत है तो हम भी पदातीत हो जाना चाहते हैं, तो उस अर्थ में जो होता है वो पद मुक्ति है, उसी को दिव्य पद बोला गया। ठीक है। तो जैसे देखिए व्यापक का जब हम लोग अध्ययन बिंदु कर रहे थे तो उसमें भी व्यापक के लक्षणों की चर्चा किए थे कि व्यापक पारदर्शी है, तो चूंकि हम भी व्यापक में डूबे भीगे गिरे हैं इसलिए हम भी पारदर्शिता ही चाहते हैं। व्यापक पारगामी है तो हम भी पारगामिता चाहते हैं। व्यापक हस्तक्षेप और उपेक्षा से मुक्त है, इसलिए हम भी हस्तक्षेप और उपेक्षा से मुक्ति चाहते हैं। हम दुखी तभी होते हैं जब कोई मेरे किसी कार्य व्यवहार पे हस्तक्षेप करता है, कोई मेरी उपेक्षा करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं व्यापक में डूबा भीगा गिरा हूं और वो हस्तक्षेप उपेक्षा से मुक्त है। फिर व्यापक है वो दूर दूर तक फैला हुआ, हम भी दूर दूर तक फैल जाना चाहते हैं। तो आप देखेंगे व्यापक के समस्त लक्षणों की मेरी चाह है। उसके अंतर्गत ही पदातीत में हम हैं, इसलिए पद मुक्ति की चाह है, उसी को दिव्य पद बोला गया है, मतलब दिव्य मानव बोला गया। जी जी। क्योंकि वो दिव्य ही है इसलिए वो पदातीत नहीं है, पद मुक्त है। ठीक है। बढ़िया है। इसका एक अंतिम बुलेट जो है कि आवश्यकता भेद से ही लक्ष्य भेद है। मतलब हम आवश्यकता को पहचानते हैं, उसके अनुसार हमारा लक्ष्य तय होता है, जिसमें चैतन्य पक्ष की जागृति पारलौकिक लक्ष्य से मानव जीवन सफल होता है। तो अगर लक्ष्य हमारा पारलौकिक लक्ष्य है अर्थात चैतन्य पक्ष की जागृति ही लक्ष्य है तो मानव जीवन सफल होगा, अन्यथा असफल है। तो जैसा हम लक्ष्य लेके चलते हैं, जैसा हम आवश्यकता को महसूस करते हैं, वैसा लक्ष्य हम लेके चलते हैं। अगर हम अल्टीमेट लक्ष्य पहचान चुके हैं कि जागृति ही लक्ष्य है, ये इसको पारलौकिक लक्ष्य नाम दिया है, तो फिर उधर हम चलते हैं तो जीवन सफल होता है, नहीं तो असफल है। विकृत विचार से मूलतः व्यवहारिक व्यवधान तथा सुसंस्कृत संस्कार से व्यवहार सुगमता पाई जाती है। जी। अब अगला आ ही गया दर्शन, दृश्य और दृष्टि, जो हम पहले चैप्टर में पढ़े थे। दर्शन होता है किसका? दृश्य का। दर्शन करने के लिए क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए। जी। इसको पढ़ें। मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी भैया। आवाज क्लियर आ रही है ना? जी भैया। ठीक है। दर्शन के लिए दर्शक, दृश्य और दृष्टि का रहना अनिवार्य है। दर्शक की क्षमता दृष्टि के परिमार्जन के योग से दृष्टि के साथ दर्शन क्रिया है। जो जैसा है उसको वैसा ही समझने की क्षमता, उसे वैसे ही देखने की प्रक्रिया के योग से दर्शन क्रिया है। दर्शन के भेद से लक्ष्य भेद है, क्योंकि जो जैसा जिसका दर्शन करता है उसके अनुसार उसके साथ जो अर्थ है उसको लक्ष्य स्वीकारता है। यह मूल्यांकन क्रिया भ्रम और जागृति को स्पष्ट करता है। वातावरण अध्ययन पूर्व संस्कारों के अनुबंधानुक्रम विधि से दर्शन क्षमता, योग्यता एवं पात्रता है। क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के अनुसार ही जागृति एवं ह्रास की ओर गति है। दृष्टि द्वारा प्राप्त समझ व्यंजना पूर्वक स्वीकृति को दर्शन संज्ञा है। दर्शन न्याय, धर्म, सत्य, सहज दृष्टि द्वारा की गई क्रिया प्रक्रिया की दर्शन संज्ञा है। प्राकृतिक एवं मानवकृत भेद से वातावरण है। दर्शन विचार, शास्त्र, इतिहास एवं काव्य भेद से अध्ययन है। शास्त्र निर्देशित लक्ष्योन्मुख सिद्धांत, प्रक्रिया एवं नियम तथा
वस्तुस्थिति का निर्देश पूर्वक बोध कराने वाले शब्द व्यूह की शास्त्र संज्ञा है। काव्य जागृत मानव के भाव, विचार एवं कल्पनाशीलता जो मानव लक्ष्य के अर्थ में हो को दूसरों तक प्रसारित करने हेतु प्रयुक्त शब्द व्यूह की काव्य संज्ञा है। इतिहास विगत की मानवीयता की ओर स्मृतियां एवं घटनाओं के श्रृंखलाबद्ध क्रम से स्मरणार्थ प्रस्तुत भाषा या शब्द राशि की इतिहास संज्ञा है। वंशानुगत अध्यास विधि विहित तथा विधिहीन भेद प्रयोग है। रचना विरचना पर्यंत जड़ प्रकृति संज्ञा है एवं वर्तमान से पहले जिसका निर्माण हो एक मिनट आगे हो चुका है उसका अध्ययन तथा भविष्य में जिसके निर्माण की संभावना है उसका अनुमान मानव ने किया है। संपूर्ण रचना को जड़ प्रकृति संज्ञा है। नियम प्रक्रिया और फल का संयुक्त प्रमाण ही सिद्धांत है, क्योंकि समाधान पूर्वक नियम एवं प्रक्रिया के अभाव में किसी भी क्रिया एवं फल का दर्शन सिद्ध नहीं। क्रिया के नियम एवं प्रक्रिया प्रयोजन के बोध से ही वैचारिक परिमार्जन अर्थात समाधान संभव हो सका। भूगोल और मानवीयता के अर्थ में पृथ्वी का सर्वेक्षण निरीक्षण पूर्वक मानचित्र सहित रचना ज्ञान पाने के लिए संपादित अध्ययन की भूगोल संज्ञा है। सुसंस्कृत संस्कार विधि मानव चेतना, देव चेतना एवं दिव्य चेतना क्रम में है। विधि में जो विश्वास है उसकी सुसंस्कार संज्ञा है। यहाँ तक रुकते हैं भैया, ठीक है भैया। थोड़ा ज्यादा शब्द आ गए हैं। बताइए। एक तो कहा गया है कि दर्शन के लिए दर्शक, एक दर्शक होना चाहिए, दृश्य होना चाहिए और दृष्टि होनी चाहिए। तो दर्शन हम कर रहे हैं, तो अगर हम कर रहे हैं तो हम दर्शक हैं। किसका कर रहे हैं? दृश्य का। अब उस दृश्य के लिए दृष्टि का रहना अनिवार्य है। तो पहले भी चैप्टरों में बात हुई है कि दर्शन क्या है, तो दृश्य क्या है? सह अस्तित्व ही दृश्य है। उसके दर्शक कौन है? तो मानव ही दर्शक है, दृष्टा पद में है। अब ये सारा अध्ययन अभ्यास किस लिए हो रहा है? कि उस दृश्य का दर्शन करने की हमारे में दृष्टि आ जाए। क्योंकि आगे लिख रहे हैं जी, सॉरी, मतलब दर्शन मतलब दृश्य, आपने कहा सह अस्तित्व ही दृश्य है, तो दर्शन क्या है? उसका दर्शन करना है। दर्शन तो क्रिया है। अच्छा, सह अस्तित्व दृश्य है, उसका दर्शन करना है। किसके द्वारा? दर्शक के द्वारा। अच्छा। उसके लिए दृष्टि होना अनिवार्य है। तो हम सब जो ये पूरा अध्ययन अभ्यास कर रहे हैं, दृष्टि के लिए कर रहे हैं। हमारी वो दृष्टि हो जाए जिससे कि हम दृश्य को देख पाए। देखने का मतलब नीचे दिया है कि जो चीज जैसा है, अगले वाले बुलेट में, दर्शक की क्षमता दृष्टि के परिमार्जन के योग से दृश्य के साथ दर्शन क्रिया है। यहाँ नीचे लिखा गया दर्शन क्रिया है। दृश्य का दर्शन होगा कैसे? दृष्टि के परिमार्जन से। तो दर्शक की क्षमता होगी और दृष्टि उसका परिमार्जित हो जाएगा। इसके योग से दर्शन होता है। दर्शन का मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही समझने की क्षमता, उसे वैसा ही देखने की प्रक्रिया, तब वो दर्शन है। जैसे हम लोग मानव व्यवहार दर्शन कर रहे हैं, तो मानव के व्यवहार को जैसा है अस्तित्व सहज, वैसा ही देख पाना, ये दर्शन है। अन्यथा तो हम देख ही रहे हैं कि मानव बदमाश है, मानव अच्छा है, मानव खराब है, मानव ने धरती बर्बाद किया, मानव ने धरती का विकास किया, ऐसा हम झूल रहे हैं। तो ये सब क्या चीज है? ये चीज हम अब मानव का दर्शन वैसा नहीं कर रहे हैं। अस्तित्व में क्या है? पेड़ पौधे हैं, किसके लिए? हमारे लिए है, काट डालो। जमीन के अंदर कोयला है, पेट्रोलियम है, पानी है, किस लिए? हमारे लिए है, सब निकाल डालो। तो अभी क्या कर रहे हैं हम? दृश्य जैसा है उसको वैसा नहीं देख पा रहे हैं। हम अपने किसी
जो 3 वहां पर दिए गए थे पीछे के अध्याय में, जो 3 दिए गए थे, निर्वाह, जागृति और भोग, इसी भेद से हम दृश्य को देख पा रहे हैं। तो ज्यादातर भोग की दृष्टि से देख पा रहे हैं दृश्य को। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि ही प्रिय हित लाभ की है। जब प्रिय हित लाभ की दृष्टि है तो हम पूरे दृश्य को भोग की दृष्टि से ही देख पा रहे हैं, तो इसलिए हम पूरा दर्शन कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आगे के बुलेट में लिखा जा रहा है दर्शन भेद से लक्ष्य भेद है। मतलब दर्शन जैसा हम कर पा रहे हैं वैसा लक्ष्य हमने स्वीकार लिया है, क्योंकि जैसा जिसका दर्शन करता है उसके अनुसार उसके साथ जो अर्थ है उसको स्वीकार लेता है। अब अगर उसको सही रूप में स्वीकारा है तो जागृति है, नहीं सही रूप में स्वीकार पाया है, उसका मूल्यांकन ही ठीक नहीं हुआ है तो भ्रम की तरफ जाता है। ठीक है। अब ये दर्शन की क्षमता, योग्यता, पात्रता, इसके लिए एक अनुबंध है, वातावरण, अध्ययन और पूर्व संस्कार। हमारा कोई पूर्व संस्कार है और फिर हम किसी वातावरण में हैं, उसमें हमारा अध्ययन चल रहा है। ये जो अनुबंध है, इस अनुबंध में ही दर्शन क्षमता, योग्यता एवं पात्रता हमारी बढ़ती है। अब अगर वातावरण और अध्ययन, वातावरण ठीक नहीं है या अध्ययन ही नहीं हो रहा है या कुछ और ही चल रहा है अध्ययन की जगह पे, तो फिर वो ह्रास की ओर जाता है। अगर जैसा दर्शन है उसके अनुसार ही, मतलब वातावरण हमने दर्शन दृश्य के दृष्टि जैसी है, मतलब न्याय धर्म दृष्टि के अनुसार ही वातावरण है, उसमें अध्ययन चल रहा है। कोई पूर्व संस्कार है ही हमारा, उस पूर्व संस्कार लेकर के, जैसे अभी 2:30 बजे हम पूर्व संस्कार लेके बैठे थे, अभी 4 बजे हम उठेंगे तो कुछ तो परिमार्जन होगा, क्योंकि हम 1.5 घंटा एक वातावरण में रहे हैं, उसमें हमारा अध्ययन चला है। ये वातावरण, अध्ययन, पूर्व संस्कारों का जो अनुबंधन है, अनुक्रम है, इसमें हमारी दर्शन क्षमता, योग्यता और पात्रता हमारी वैसी होती है। या तो भ्रम की तरफ जाएगी, या तो ह्रास की तरफ जाएगी, या फिर जागृति की तरफ जाएगी। दृष्टि से प्राप्त समझ को दर्शन संज्ञा है। अब जो हम दृश्य को देख लिए, किससे? दृष्टि से। अब अगर दृष्टि हमारी सही है, न्याय धर्म सत्य की है, तो हम कुछ समझते हैं। कैसे? व्यंजना पूर्वक समझते हैं, स्वीकृत होता है हमको। व्यंजना पूर्वक मतलब विवेचना पूर्वक, उसमें देख पाते हैं। जैसे व्यंजन जैसे बनता है ना, घर में बहुत सारे व्यंजन, शादी विवाह में जाते हैं, बहुत सारे व्यंजन बनते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? प्लेट उठाते हैं और देखते हैं कि हमको क्या क्या चीजें ठीक लगेंगी, वो चीजें ले लेते हैं। सब थोड़ी उठा के रख लेते हैं। तो हाँ, कुछ लोग सब भी रख लेते हैं। तो ऐसा हम अभी अपनी जिंदगी में भी कर रहे हैं। हर चीज ही पा लें, उसी के प्रयास में लगे हुए हैं। भोग भी कर लें, निर्वाह भी कर लें और जागृत भी हो जाए। भोग भी खूब कर लें, निर्वाह भी खूब कर लें और जागृत भी हो जाए। तो जागृति प्रमुख लक्ष्य है, उसमें फिर भोग नहीं होता है, फिर वस्तुओं का सदुपयोग होता है और संबंधों का निर्वाह होता है। तो ये अगर हम व्यंजना पूर्वक हमको स्वीकृत होता है तो हमको समझ होती है। ठीक है। तो वातावरण 2 तरह से है, प्राकृतिक और मानवकृत। बाकी जो अध्ययन का जो यहाँ पर दिया गया है, दर्शन, विचार, शास्त्र, इतिहास एवं काव्य। तो शास्त्र का मतलब है कि निर्दिष्ट लक्ष्योन्मुख, निर्दिष्ट लक्ष्य की तरफ सिद्धांत, प्रक्रिया एवं नियम तथा वस्तु स्थिति का निर्देश पूर्वक बोध कराने वाले शब्द व्यूह की शास्त्र संज्ञा है। जैसे बोलते हैं ना कि जागृति के लिए शास्त्राभ्यास जरूरी है। शास्त्राभ्यास का मतलब कि कुछ जो है उसके अंदर लक्ष्य, निर्दिष्ट लक्ष्य जो जागृति है, उसकी तरफ जाने वाला कोई सिद्धांत, प्रक्रिया, नियम, ये सब होगा, जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं। काव्य क्या होगा कि जागृत मानव के जो भाव, विचार, कल्पनाशीलता है, मानव लक्ष्य के अर्थ में उसको काव्य बोला गया। अभी तो काव्य जो कोई भी कविता लिख दिया, मतलब सत्य से परे भी, उसको भी काव्य बोलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जागृत मानव के भाव, विचार एवं कल्पनाशीलता जो मानव लक्ष्य के अर्थ में हो, दूसरों तक प्रसारित करने के लिए जो प्रयुक्त शब्द व्यूह की काव्य संज्ञा है। और इतिहास की परिभाषा देखिए, विगत की मानवीयता की ओर कृतियों एवं घटनाओं के श्रृंखलाबद्ध क्रम के स्मरणार्थ प्रस्तुत भाषा या शब्द राशि। तो सारा ये भाषा शब्द राशि किधर? मानवीयता की ओर कृतियों में क्या क्या हुआ,
पीछे जो कुछ आया उसमें मानवीयता की तरफ बढ़ने के लिए क्या क्या हुआ, क्या क्या काम हुए, वो इतिहास है। अभी इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है कि मानवीयता की तरफ जो कृतियां हुई हैं उसमें दुर्घटनाएं क्या हुई हैं उसको इतिहास में पढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से लखनऊ जाना है, तो लखनऊ जाने में हो सकता है कि मेरा जो है वो बैग कहीं गिर गया हो, बैग टूट गया हो, किसी से मेरा हो सकता है झगड़ा हो गया हो, ठीक है, हो सकता है ट्रेन कहीं लेट हो गई हो सकता है ट्रेन के अंदर खाना हमको खराब मिल गया हो सकता है किसी स्टेशन पे कोई उत्पात हो गया हो सकता है ट्रेन छोड़ के हमें बस पकड़नी पड़ी हो। तो लेकिन जाना कहाँ था? लखनऊ। हो सकता है हम लखनऊ न पहुंच पाए, ये सारी समस्याओं के कारण हम हरदोई तक ही पहुंच के रह गए। तो केवल इतनी बात है उसमें, अगर मानवीयतापूर्ण ढंग से उसको देखेंगे कि मैं गाजियाबाद से चला था लेकिन हरदोई तक पहुंच पाया, अभी लखनऊ नहीं पहुंच पाया हूं, कुछ समस्याएं आ गई। लेकिन अभी इतिहास में क्या लिख दिया गया है? जो जो समस्याएं आई थी उन्हीं को लिख दिया गया, उसी को इतिहास बता दिया गया। लड़ाई कितना हुआ, झगड़ा कितना हुआ, खाने से जो दिक्कत आई वो क्या हुआ, रेलवे ने क्या गड़बड़ कर दिया वो क्या हुआ, यही सब लिख दिया गया। अब इसको कितना भी हम फेंटे, इससे कोई उपलब्धि तो होने वाली नहीं है। केवल अंत में निष्कर्ष यही निकलेगा ना कि हमको लखनऊ पहुंचना था लेकिन हम हरदोई तक पहुंच पाए। अभी लखनऊ 40 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर 80 किलोमीटर एग्जैक्ट दूरी मुझे नहीं पता है, उतना दूर रह गया। केवल इतना ही बात है, एक लाइन में पढ़ा जा सकता है, उसको इतिहास कहा जा रहा है। तो भैया किसी ने ऐसा कुछ कोशिश किया है या प्रयास किया है इस चीज को करने का? अब हम सब करेंगे। दिल्ली के जी शिक्षकों से कहते हैं कि आप लिखिए, अभी तो आप हाथ भी नहीं रख सकते ना, इतिहास को छेड़ भी नहीं सकते आप, तुरंत आप किसी न किसी राजनीतिक गलियारे में कैद हो जाएंगे। जी भैया आई थिंक इतिहासकार जो हैं वो जी उनका ये भी अभिप्राय रहता है कि जो पिछली जो गलतियां हुई हैं उससे वो रिपीट ना हो, हाँ। और इसलिए उन गलतियों को रखा जाए मानव के सामने। हम्म। तो अगर हम उन चीजों को नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि हम ना सीख पाए, मतलब आई थिंक हम दोबारा से उन गलतियों को करें। तो गलतियां तो एक लाइन में बताई जा सकती है ना कि ये गलती हुई थी, हम्म, लेकिन उन गलतियों का ही पूरा इतना बर्डन है कि गलतियों से ही आगे सारा युद्ध जो अभी भी छिड़ा हुआ है, भले अभी बाहर मैदान में नहीं हुआ है, वो पिछले युद्ध के कारण ही है। तो अच्छी बात है, गलतियों को तो एक लाइन में लिखा जा सकता है कि पीछे क्या क्या गलतियां हुई उसको लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन केवल गलतियां ही लिखी गई, मानो अब जैसे सारा कुछ जो हुआ वो किस अर्थ में हो रहा है? तो सत्ता हस्तांतरण, सत्ता प्राप्ति और जमीन को ऑक्युपाई करना और हथियार कितना इकट्ठा करना, इस तरफ ही जा रहा है ना। मानवीयता के दृष्टि की तरफ तो कोई बात हो नहीं रही है कि मानव जो है 1 लाख साल पहले इस धरती पे आया और 1 लाख साल बीत गया, उस 1 लाख साल में सुविधा के अर्थ में आगे गया है, अभी मानवीयता के अर्थ में जा नहीं पाया है, मानवीयता के अर्थ में जाना शेष है। ये बात तो आगे के लक्ष्य को तो पता नहीं चलता इतिहास में पढ़ करके, सारा कुछ जो हुआ ये किसी लक्ष्य के अर्थ में चल रहा है, वो लक्ष्य क्या है और उसके अर्थ में हम कहाँ तक पहुंच पाए हैं, ये मुख्य मुद्दा है, इसको डाला जाए। अब युद्ध में किन घोड़ों का प्रयोग हुआ, किन हाथियों का प्रयोग हुआ और किन अस्त्रों का प्रयोग हुआ और कितने लोग मारे गए, और उसमें जो है वो मरने के बाद जो है जो शासन बैठा उसने कैसी बिल्डिंग्स बनवाई और कैसे लोगों की, ये सारी चीजें हैं उसमें। तो ठीक है, कर प्रणाली क्या थी, रोड बनाने में क्या टेक्नोलॉजी यूज होती थी, ठीक है, उससे हम चीजों को ले सकते हैं। लेकिन ज्यादा बर्डन जो गलतियों का किया उसका कोई रिजल्ट आया नहीं है, मतलब उन गलतियों से कोई सीखा हो, उन गलतियों से केवल इतना ही सीख पाया मानो कि अब वो वाली छोटी वाली गलती नहीं करनी है, उससे बड़ी गलती करनी। भाई पहले तीर तलवार से लड़ते थे, गोला बारूद से लड़ते थे, अब सीधे एटम बम बना के सब बैठ गए हैं। परमाणु अस्त्र बना के सभी लोग बैठ गए हैं। तो उससे यही सीखे कि हाँ, लड़ाई करना नहीं है, ये थोड़ी सीखे हैं। लड़ाई इसलिए नहीं हो रही कि सबके पास एटम बम है। जी भैया। तो कुल मिला के देखिए, ये सारी चीजें हैं कि मानवीयता को पहचानना, उस खूंटे को पहचानना, उसके अर्थ में कितना हम बढ़ पाए हैं, कितना शेष है, इसकी समीक्षा होता है।
बाकी उसमें भौतिक सुविधाओं में हम कितनी प्रगति की है उसको बता दिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मानवीयता के अर्थ में ही है। यहाँ यही कह रहे हैं कि विगत की मानवीयता की और कृतियां, पीछे जो मानवीयता के लिए जो कुछ भी हुआ है, मानवीयता के लिए, अमानवीयता के लिए नहीं, मानवीयता के लिए जो कुछ हुआ है, जो कृतियां हुई हैं और घटनाएं हुई हैं, उनको एक श्रृंखलाबद्ध ढंग से स्मरण के लिए प्रस्तुत किया जाए, उसको इतिहास बोलते हैं। उसमें मुख्य मुद्दा है मानवीयता की और कृतियां घटनाएं। तो अगर ये हुआ है तो अच्छी बात है, उसको और अच्छा किया जाए, नहीं हुआ है तो भी अच्छा किया जाए। जी भैया। बढ़िया है, तो हमें लग रहा है कि समय आज का तो हो गया है। भूगोल की बात की गई है। हाँ, इसमें सिद्धांत की परिभाषा है कि नियम, प्रक्रिया और फल का संयुक्त प्रमाण ही सिद्धांत है। नियम, प्रोसेस और जो उसका रिजल्ट आया, फल, इनको संयुक्त प्रमाण के रूप में लिखा जाता है, उसी को सिद्धांत बोलते हैं। क्योंकि समाधान पूर्वक नियम एवं प्रक्रिया के अभाव में किसी भी क्रिया एवं फल का दर्शन सिद्ध नहीं है। अब देखिए, सुसंस्कृत संस्कार पिछले चैप्टर में आया था लास्ट में, उसकी परिभाषा यहाँ दी है। विधि मानव चेतना, देव चेतना एवं दिव्य चेतना क्रम में है। विधि में जो विश्वास है उसकी सुसंस्कृति संस्कार संज्ञा है। संपूर्ण विधि जो है मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना क्रम में ही है, यही विधि है। इसमें जो विश्वास है उसकी सुसंस्कृत संस्कार है। बढ़िया, यहाँ तक हो गया है। और बताइए, हमें लगता है पढ़ना तो अब ठीक नहीं है। जी भैया। मैं ज्यादा समय से जुड़ नहीं पाया, तो मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप सबके साथ ज्यादा अध्ययन में रह नहीं पा रहा हूँ। व्यक्तिगत समस्याएं हैं, अच्छा तो यही लगता है कि खूब जुड़ा जाए, बात किया जाए, दिन भर यही चर्चा हो, इसी वातावरण में रहे। परंतु सरकारी नौकरी है और उसमें भी जो है वो नहीं भैया, जैसा भी आप जुड़ सकते हैं वैसे जुड़ें, और पर्सनल काम तो भी करना ही होंगे हम सबको। वैसे रजत भाई के अंदर पहले से ज्यादा निखार दिख रहा है। जी, कृत्रिम वातावरण है। ठीक है भाई, सभी लोगों को चलिए, नमस्ते सभी को। ठीक है, नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते श्रवण भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते राहुल। भैया, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया, थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स।